मेवाड़ राजवंश की कहानियां हमेशा से वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की बातें करती हैं। बिल्कुल। आज हम इसी शानदार इतिहास की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, जो हमें सोर्सेस से पता चलता है उसके आधार पर। हाँ, कोशिश यही है कि इसकी जो अहमियत है, जो विरासत है, उसे समझें। तो चलिए सीधे चलते हैं 8वीं सदी में। बप्पा रावल का नाम आता है। हाँ। कई स्रोत मानते हैं कि वो गोहिल वंश के साम्राज्य के असली संस्थापक थे। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ जीता और मेवाड़ की नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा राज्य जो मतलब धर्म और स्वाभिमान के लिए जिए। हाँ, ये दिलचस्प है वैसे, क्योंकि गोहिल वंश की शुरुआत तो पहले हो गई थी, 6ठी सदी में, नागदा में। अच्छा। लेकिन हाँ, बप्पा रावल ने ही इसे वो क्या कहते हैं, एक बड़ी शक्ति बनाया, साम्राज्य का रूप दिया। और उन्होंने ही इसे सूर्यवंशी परंपरा से जोड़ा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। खुद को भगवान राम का वंशज बताना, ये उस जमाने में शासन को एक वैधता, एक गौरव देता था। और फिर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ वो सिर्फ एक किला नहीं रहा। स्रोत बताते हैं कि वो भारतीय अस्मिता, एक तरह के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। सही बात है। वहीं 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का हमला हुआ और पहला बड़ा शाका, हाँ, पहला बड़ा शाका, राजा रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने हजारों दूसरी महिलाओं के साथ जौहर 1600 कहा जाता है। और गोरा बादल जैसे योद्धाओं का बलिदान, वो भी इसी कहानी का हिस्सा है। हाँ, गोरा बादल। अच्छा, ये शाका को थोड़ा समझना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई घटना नहीं थी, ये एक संकल्प था। संकल्प। हाँ, इसमें जौहर यानी महिलाओं का अपनी अस्मिता बचाने के लिए आत्म बलिदान, और केसरिया मतलब पुरुषों का आखिरी दम तक लड़ना, ये दोनों शामिल थे। अच्छा। ये तब होता था जब हार निश्चित लगती थी, लेकिन झुकने के बजाय वो स्वाभिमान चुनते थे। ये है मेवाड़ की वो भावना जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और कमाल यह है कि चित्तौड़ के गिरने के बाद भी मेवाड़ का वो जज्बा टूटा नहीं टूटा। कुछ दशकों बाद ही 1326 में महाराणा हम्मीर सामने आए। हम्मीर, हाँ, मेवाड़ के उद्धारक। उन्होंने मेवाड़ को फिर से आजाद कराया, उसे दोबारा खड़ा किया, इसीलिए उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। वो इच्छा शक्ति दिखाता है। सही कहा। हम्मीर के बाद एक और बड़ा नाम आता है महाराणा कुंभा। हाँ, 1433 से 1468 तक। हाँ, कुंभा का दौर तो मेवाड़ के लिए एक सुनहरा दौर था। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, कई युद्ध जीते, बल्कि कला, आर्किटेक्चर, इन सब के महान संरक्षक भी थे। बिल्कुल। कुंभलगढ़ जैसा किला और विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। हाँ, विजय स्तंभ वो तो आज भी खड़ा है। उन्हीं की देन है। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे उनकी सैन्य ताकत ने, राज्य की स्थिरता ने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। सही। मतलब एक सफल शासक सुरक्षा भी देता है और पहचान भी गढ़ता है। हाँ, और कुंभा के बाद फिर महाराणा सांगा 1508 से 1528 के शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। 80 घाव। ये उनके जज्बे को दिखाता है, कभी हार न मानने वाला जज्बा। और शायद इसी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल महाराणा प्रताप है। हाँ, महाराणा प्रताप। अब बात आती है उस नाम पर जो शायद मेवाड़ के स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। 1572 से 1597 तक और 1576 का हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी। अकबर की इतनी बड़ी मुगल सेना का सामना किया। नतीजा जो भी रहा हो, पर वो संघर्ष कमाल का था। बिल्कुल। और प्रताप का महत्व सिर्फ हल्दी घाटी तक नहीं है, असल संघर्ष तो शायद उसके बाद शुरू हुआ। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी नहीं मानी, कभी नहीं। राजधानी बदलती रही, कुंभलगढ़, फिर चावंड, जंगलों में रहे। हाँ, भीलों की मदद ली, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई और मेवाड़ की आजादी के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे। चावंड को राजधानी बनाकर फिर से मेवाड़ को संगठित करने की कोशिश की। ये दिखाता है कि उनके लिए आजादी और स्वाभिमान क्या मायने रखते थे। सबसे ऊपर चेतक घोड़े की कहानी भी तो इसी से जुड़ी है, वफादारी की मिसाल। हाँ, वो भावनात्मक पहलू भी है। प्रताप पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। और यही मेवाड़ की खासियत रही है। हाँ, है ना? मतलब हालात बदलते रहे पर वो अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहे। बिल्कुल। प्रताप का संघर्ष इसी का प्रतीक है, ढलना पर झुकना नहीं। फिर समय बदला, मेवाड़ आधुनिकता की तरफ भी बढ़ा। हाँ, बाद के शासकों ने महाराणा अमर सिंह द्वितीय, फिर महाराणा फतेह सिंह। स्रोतों में जिक्र है कि उन्होंने शिक्षा, पानी के मैनेजमेंट, प्रशासन में सुधार की कोशिशें की। हाँ, समय के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं, ये उसका उदाहरण है। और फिर आखिरकार 1818 में मेवाड़ ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गया। हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था, राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। और फिर आजादी के बाद 1948 में
महाराणा भूपाल सिंह के समय मेवाड़ का भारत संघ में विलय हो गया। और इस तरह उस लंबे ऐतिहासिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो इन सारे स्रोतों को देखकर, कहानी के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर क्या तस्वीर उभरती है? मेवाड़ सिर्फ राजाओं और किलों का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक विचार है, एक भावना है, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की, बलिदान देने की और मुश्किलों में भी हार न मानने की। हाँ, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतिहास की ये कहानियां, ये मूल्य सिर्फ अतीत की बातें हैं? क्या आज इनका कोई मतलब है? मेवाड़ की विरासत शायद हमें यही याद दिलाती है कि अंदर की ताकत, सिद्धांत, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, ये आज भी उतना ही जरूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी। कि किसी भी समाज या इलाके की पहचान बनाने में ऐसी ऐतिहासिक कहानियां, ऐसी गाथाएं क्या भूमिका निभाती हैं? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। और आज के ज़माने में ये कहानियां लोगों को कैसे प्रेरित कर सकती हैं, या शायद करती भी हैं? सोचने वाली बात है, जरूर। ऐसे ही राजस्थान की कहानियों के लिए राजस्थान वी बता को सब्सक्राइब करें।